आप अपनी जरूरत का सामान लेने शॉपिंग मॉल तो जाते ही होंगे। वहां आपको जितनी चीजें दिखाई देती है उनमें आपको कोई नयापन नहीं लगता, क्योंकि आप तो बचपन से ही ये सब देखते आ रहे हैं। लेकिन कभी अपने पापा या दादाजी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आज के वक्त और उनके जमाने में कितना फर्क आ गया है। इसके बाद आप गौर कीजिएगा कि अगर करीब 50-60 सालों में ही मार्केट में मिलने वाली चीजें इतनी बदल गई हैं, तो हजारों सालों से चले आ रहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है। तो चलिए मॉल में मिलने वाले पानी की बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। हमारे बोतल का यूज क्या है? पानी भरकर रखना। अब पहले से तो इंसान सीधे अपने हाथ से पानी पीता होगा, फिर उसके बाद उसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत महसूस हुई होगी, तो इंसान ने पेड़ के पत्तों से बर्तन बनाए होंगे। फिर मटके का आविष्कार हुआ होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी विकसित होने पर किसी ने पहले प्लास्टिक और फिर उस प्लास्टिक की बोतल बनाई होगी। किसी ने उस बोतल का कैप यानी कि ढक्कन को बनाया होगा। उसके बाद किसी ने ढक्कन को ठीक से बंद रखने के लिए ढक्कन में जो गोल गोल हिंजेस होते हैं वो बनाए होंगे। तब जाकर आज की तारीख में हमें बोतल का ये रूप देखने को मिलता है। सिर्फ बोतल ही नहीं, मॉल में रखी हर चीज ऐसे ही डेवलपमेंट से होकर गुजरी है। मॉल में भीड़ के बीच में खड़े होकर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मॉल्स आर एक्चुअली म्यूजियम्स ऑफ ह्यूमन वर्क हिस्ट्री, यानी इंसान की आज तक की हुई लगभग सारी तरक्की को आप अपने घर से करीब वाले मॉल में देख सकते हैं। ह्यूमन वर्क हिस्ट्री की बात हो रही है तो दुनिया की सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता के कंट्रीब्यूशन को मेंशन करना जरूरी है। जब हमने शुरुआत सबसे पहले से की है तो लाजमी है कि हमारी सोच ज्यादा विकसित रही होगी और हमने दुनिया को कितने तोहफे दिए होंगे। हमारे देश की धरती पर इतने इन्वेंशंस हुए हैं जिसकी गिनती करना मुश्किल है, और उन सबको एक एपिसोड में फिट करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड 2 एपिसोड्स की सीरीज होगी। हम जो आविष्कार डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको पता है और कुछ के बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये भी भारत में बना है। तो आपको ऐसा ही सुखद आश्चर्य महसूस करवाने की आशा के साथ शुरू करते हैं। फिल्म पूरब और पश्चिम का वो आइकॉनिक सीन। कुछ विदेशी लोग मनोज कुमार के सामने हमारे देश के बारे में कुछ कहते हैं और जवाब में मनोज कुमार गाते हैं वो गाना जिसके बिना आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी का सेलिब्रेशन अधूरा है। इस गाने में मनोज कुमार कहते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। सही बात है। अगर भारत के मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जीरो की खोज नहीं करते तो क्या मैथमेटिक्स इतना इवॉल्व हो पाता? सन 628 के पहले तक दुनिया के मैथमेटिक्स के पास 1 से लेकर अनगिनत तक की गिनती तो थी, लेकिन नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का कोई सिंबल नहीं था। सिर्फ शून्य ही नहीं, आर्यभट्ट ने किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को भी कैलकुलेट किया था, जिसे आजकल हम पाई के नाम से जानते हैं। यह रेशियो यानी पाई हर सर्कल में 3.14159 का ही होता है। इतना पता भी आर्यभट्ट लगा चुके थे। लेकिन अगर पाई की वैल्यू डेसिमल्स में आती है तो क्या डेसिमल भी आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर किया था? इसका जवाब है हां। याद है उस गाने की आगे की लाइन, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। सही भी है। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने का कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और अगर दुनिया डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाती तो हम इतनी दूर का सफर कैसे तय कर पाते? जब सफर की बात हो रही है तो नेविगेशन की बात करना भी जरूरी है। आजकल आप बिना नेविगेशन ऐप के अपने शहर में भी नहीं घूम सकते, तो फिर पुरानी सभ्यताओं के लोग ट्रैवल करते वक्त सही रास्ता कैसे खोजते होंगे? कभी सोचा है आपने? आपको पता है, जब कोई नेविगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी तब पानी पर चलने वाले जहाज
समुद्री तट के बिल्कुल करीब करीब चला करते थे। इतने अथाह समुद्र में खो ना जाएं, इसलिए तब के नाविक जमीन के पैरेलल ही अपना जहाज चलाया करते थे और जमीन को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन फिर भारत के लोगों ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। हमारी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन ये कम लोग जानते हैं कि स्टार्स की नॉलेज का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खोजने की तकनीक भी भारत ने ही दुनिया को सिखाई। भारत के लोगों ने आकाश में तारों और सप्तऋषि जैसे तारा समूह को देखकर अपनी लोकेशन जानने और उसी हिसाब से अपना रास्ता तय करने की टेक्निक यूज करके न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया। सुनिए, कहीं बाहर जा रहे हैं, जा रहे हो, रास्ता तो नेविगेशन ऐप बता ही देगा, लेकिन अगर नई नवेली शर्ट पहनकर जा रहे हैं तो शर्ट को ध्यान से देखिए, उस पर लगे बटन्स पर गौर कीजिए। जी हां, आपकी शर्ट भले ही इंपोर्टेड हो, लेकिन उस पर लगे बटन्स का इन्वेंशन भारत में ही हुआ था। चौंक गए ना? सच में 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने कपड़ों में बटन्स लगाया करते थे, लेकिन तब ये बटन्स सिर्फ ऑर्नामेंट्स के रूप में कपड़ों पर एक्सेसरीज की तरह ही यूज होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए बटन्स सीपियों से बनाए जाते थे। आज बटन्स बनाने का तरीका बदल गया है, लेकिन बटन्स की बनावट आज भी वही 5000 साल पुरानी है। भारत के 5000 साल पुराने बटन्स में ठीक वैसे ही 3 छेद होते थे जैसे आजकल के बटन्स में होते हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया है कि बटन्स का आविष्कार भारत में ही हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता ने दुनिया को एक तोहफा और दिया, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स के लिए यह तोहफा अच्छा भी है और बुरा भी। स्टूडेंट्स को अगर किसी चीज की लंबाई नापनी है तो यही चीज उनके काम आती है, लेकिन जब यह चीज टीचर के हाथ आ जाती है तो स्टूडेंट्स की खैर नहीं। यस, हम बात कर रहे हैं स्केल यानी रूलर की, लकड़ी का एक टुकड़ा जिस पर मार्किंग्स होती है, इंचेस और सेंटीमीटर्स की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में रूलर्स भी पाए गए। ये रूलर्स आज के रूलर्स से काफी मिलते जुलते हैं। सिंधु घाटी की लोथल नामक एक्सकेवेशन साइट में हाथी दांत से बने रूलर्स पाए गए हैं। लोथल का टाइम पीरियड 2400 बिफोर क्राइस्ट का बताया जाता है, यानी कुछ 4400 साल पहले ही भारत के लोगों ने चीजों को नापने के लिए स्केल या रूलर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। साथ ही भारत में गॉड ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में पूजे जाने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की द्वारका बनाई थी, उनके एक हाथ में रूलर यानी स्केल दिखाई देता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज और मिलती है जिसे हम पूरी तरह से वेस्टर्न मान चुके हैं, इतना कि हम उसके नाम के आगे ही वेस्टर्न शब्द लगा रहे हैं। बात हो रही है फ्लश टॉयलेट्स की। जी हां, सिंधु घाटी की सभ्यता में फ्लश टॉयलेट्स और एक प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम भी दिखाई देता है, जिससे सारा वेस्ट बह जाता था। तो वेस्टर्न टॉयलेट्स का आविष्कार भी भाई साहब हमारे देश में ही हुआ है, वो भी 4000 साल पहले। तो 300 साल पहले भारत आए अंग्रेजों को हर चीज का क्रेडिट देने से अच्छा है कि हम हमारी अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें और उस पर गर्व करें। जब हमारे देश का नॉलेज और भी एडवांस होने लगा तो हमने मेडिकल फील्ड में भी तरक्की की। सुश्रुत के नाम से भारतीय ऋषि ने 600 BC यानी करीब 2600 साल पहले सुश्रुत संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ दुनिया की पहली मेडिकल टेक्स्ट बुक के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ में सुश्रुत ने सर्जरी, राइनोप्लास्टी और स्किन ग्राफ्टिंग जैसी टेक्निक्स के साथ साथ 1100 बीमारियों के लक्षण और इलाज भी एक्सप्लेन किए। शरीर के एक भाग से स्किन निकालकर उसका इस्तेमाल दूसरे भाग को ठीक करने के लिए होना 2600 साल पहले बहुत बड़ी बात थी। हजारों साल पहले ये प्रोसीजर्स आज की तरह ब्यूटी इनहांस करने के लिए नहीं की जाती थी। एक बार एक राजा द्वारा किसी अपराध के लिए एक इंसान की नाक कटवाने के बाद ऋषि सुश्रुत ने उसकी राइनोप्लास्टी की थी और उसे सुश्रुत संहिता में लिखा था। सुश्रुत संहिता लिखी जाने के 2100 साल बाद वेस्टर्न डॉक्टर्स ने सर्जरी
और स्किन ग्राफ्टिंग डिस्कवर की। इसके अलावा आंखों के ऑपरेशन का जिक्र भी सुश्रुत संहिता में मिलता है। सच में अगर हम हमारे देश के नॉलेज को आगे बढ़ा पाते तो शायद आज दुनिया की प्रगति की रफ्तार कई गुना तेज होती। अब पढ़ाई और टेक्नोलॉजी में तो हमारा देश आगे था ही, लेकिन भारतीय लोग पूरी तरह ऑल वर्क नो प्ले टाइप के भी नहीं थे। दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलर गेम्स भी भारत के ही इन्वेंट किए हुए हैं, जैसे सांप सीढ़ी, जिसे 3000 साल पहले मोक्ष पट के नाम से जाना जाता था। उस वक्त सीढ़ियों को अच्छे आचरण और सांपों को संसार के लालच का प्रतीक मानकर खेल खेल में भारत के लोगों को सही सीख दी जाती थी। सिर्फ सांप सीढ़ी ही नहीं, चेस यानी शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। 6th सेंचुरी एडी यानी करीब 1400 साल पहले भारत में खेल खेला जाता था, जिसका नाम था अष्टपद, और जिसके मोहरे आज के चेस के मोहरों की तरह ही थे। 1400 साल पहले वाले वर्जन में भी इस खेल का अल्टीमेट गोल अपने किंग पीस यानी राजा को बचाए रखने का होता था। हिस्टोरियंस का मानना है कि पर्सियंस जब भारत आए तो शतरंज अपने साथ ले गए, और फिर इस खेल में हुए बदलावों के हिसाब से हमें आज का चेस देखने को मिलता है। अब अगर इतनी सारी नई इंफॉर्मेशन सुनकर आपका सर थोड़ा चकरा रहा हो तो एक काम कीजिए, बढ़िया सी चंपी मालिश करवा लीजिए और सुनिए कि शैम्पू का आविष्कार भी इंडिया में ही हुआ था। करीब 300 साल पहले भारत के लोगों ने शैम्पू का आविष्कार किया। पेंटिंग्स देखकर आप सोचते हैं कि उस जमाने की रानियां कितनी सुंदर होती थी, उनके बाल भी कितने घने और लंबे होते थे। लेकिन बालों को खूबसूरत बनाए रखने के लिए रानियां कुछ तो करती होंगी। असल में रानियों ने करीब 300 साल पहले अपने बालों में चंपी करवाना शुरू किया। उनकी दासियां जड़ी बूटियों और खुशबूदार फलों के जिस मिक्सचर से चंपी करती थी, वो मिक्सचर चंपू कहलाता था। यस, अंग्रेजों ने भी भारत आने के बाद चंपी करवाना शुरू किया और इसी टेक्निक को वो अपने देश ले गए। तब इस चंपू शब्द से आज का शैम्पू शब्द बना है। अभी एक पार्ट आना और बाकी है।